Good evening, everyone. In today's video, in previous video, we had discussed about the some factors affecting the stability of the complex. Now we are going to learn something more about the factors affecting the stability of complex. Affecting the stability of complex. The first factor is in today's discussion is इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसे आप EAN रूल भी बोलते हो. तो इसमें क्या है, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जैसे हमारे पास इफ़ वी टॉक अबाउट आयरन साइनाइड 6 4 नेगेटिव, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का जो सम है किसी नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आता है, दैट मीन्स उस जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर किसी का सम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को ओबे नहीं करता. तो अगर हम इस एग्जांपल को यूज़ करें तो आयरन का कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे. तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x + 6 - 1 = -4, दैट इज +2. तो आयरन की जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2 पॉजिटिव. तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो है 26. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहेगा, 24. 24 कितने लिगेंड्स है हमारे पास, 6 इंटू हर एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज़ 2. क्योंकि जब भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करते हैं तो हम लिगेंड के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, सो दैट जब आप दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए होंगे, हमारे लिगेंड ने. तो हमारे पास ऐसा बॉन्ड बनता है डेटिव, लाइक दैट, यहाँ पे डेटिव जैसा बनता है. तो इसका सम किसके इक्वल आ रहा है, 36 के. दैट मीन्स Fe साइनाइड 6 4 नेगेटिव क्या है, की ज़्यादा स्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी का सम 35 या 34 या 33 या 38 कुछ भी आता, उसके कंपैरिजन 36 का, क्योंकि नोबल गैस इसके क्रिप्टोन बनती है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा. तो ये हमने किसके भी यहाँ पर डिफाइन की है स्टेबिलिटी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. तो आप इसको इसकी कितनी भी एग्जांपल्स आप BSc की बुक से ले सकते हो. बस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल की बजाय उसका चार्ज फाइंड आउट करो, चार्ज को सिंपली ऐड करो. अगर उसका सम आपका 36 या नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल आता है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी फैक्टर, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ लीगेंड. तो इफेक्ट ऑफ लीगेंड को कैसे समझोगे, इफेक्ट ऑफ लीगेंड, अभी लिगेंड जैसे हमने चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन में कैसे किया था कि उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, उसका साइज इज टू रेडियस रेशियो कैसा होना चाहिए, ये 3 फैक्टर्स हमने मेटल के लिए स्टडी किए थे. इन सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ लिगेंड. तो लिगेंड कैसा होना चाहिए, सबसे पहले लिगेंड का साइज और चार्ज, साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड वो कैसा होना चाहिए. अभी साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ द लिगेंड एंड हायर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड. अगर ऐसे लिगेंड हमारे मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उतना ज़्यादा हमारा मेटल क्या होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा. दैट इज़, अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, स्मॉलर द साइज ऑफ द लिगेंड, हायर द नेगेटिव चार्ज ऑन द लिगेंड. तो जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा और साइज़ उसका उतना छोटा होगा और उतना ही वह स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैं सीरीज़ नहीं मेंशन कर रही, तो आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखो. अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीन सब पे चार्ज क्या है, नेगेटिव. तो अभी चार्ज का फैक्टर खत्म हो गया, सबका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है. अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन बनेगा, साइज़. अभी जिसका साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा. क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा
उतना ज़्यादा टेंडेंसी है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी। तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी होगी, जितना साइज़ छोटा होगा उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को होल्ड करके रखा होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो हम डायरेक्शनल करैक्टर बोलते हैं जिसे, उसका डायरेक्शनल करैक्टर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा उसका डायरेक्शनल करैक्टर होगा उतना ज़्यादा वो मेटल के साथ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास ऑर्डर कैसा हो गया, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव और आयोडीन नेगेटिव। तो अगर आप न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहे हो, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, अभी तो ये तो आयनिक लिगेंड की बात हो गई, अगर आप न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहे हो, क्योंकि न्यूट्रल अमोनिया जैसे जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, अल्काइल फॉस्फीन, तो इस ऐसे लिगेंड्स के लिए आप क्या नोट करोगे, लार्जर द परमानेंट डाइपोल मोमेंट ग्रेटर वुड बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। जितना ज़्यादा उनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक तरफ होगा, जैसे अभी हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया को ध्यान से देखो, अमोनिया में लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, नाइट्रोजन की तरफ, जिस वजह से हमारे डाइपोल्स का जो मूवमेंट है वो किसकी तरफ है, इस तरफ है। तो इसका मतलब हमारे पास एक डायरेक्शनल डाइपोल मूवमेंट है जिसे हम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप न्यूट्रल लिगेंड्स के केस में वो चेक करोगे जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। सेकेंड फैक्टर इसमें क्या देखोगे, बेसिक करेक्टर का। बेसिक करेक्टर कैसे, लुईस बेस क्या बोलता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा लिगेंड हमारा डोनेट करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म होगा। दैट मीन्स हमारा कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होता रहेगा। तो इसका मतलब मोर द बेसिक लिगेंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है वो है चिलेट एंड द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। दोनों के पहले चिलेशन स्टडी करते हैं फिर मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट स्टडी करेंगे। अभी हमने क्या स्टडी किया कि जैसे अभी तक हमने क्या, मोर द चिलेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, तो वो फैक्टर तो कंसीडर रहेगा ही। जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आती है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वर्ड टू वर्ड अगर डिस्कस करना हो, चिलेट इफेक्ट रेफर्स टू इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंटेनिंग चिलेट रिंग एज कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अगर आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसको फैक्टर को ध्यान से देखो। अभी हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है और मोनोडेंटेट लिगेंड जब कंबाइन करते हैं हेक्साडेंटेट, जैसे अभी कंबाइन करके हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, यहाँ पर भी ध्यान से देखो हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड कंबाइन हुए तो हमारे पास निकल इथिलीन 3 डायमीन। तो इसका निकल इन का जो इन का मतलब क्या है, इथिलीन डायमीन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये हमारे पास इन मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है अमोनिया का उसमें भी नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, और यहाँ पर अगर हम इन में देखें उसमें भी हमारा डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन ही है दोनों केसेस में। बस फ़र्क ये है ये लिगेंड दो डोनर साइड्स से मेटल को क्या करेगा, बाइंड करेगा। दैट्स वाई वी कॉल इट एज चिलेटिंग लिगेंड। तो इसमें क्या है, हमने जब इसका लॉग बीटा स्टडी किया तो इस रिएक्शन का लॉग बीटा देखो, जब मोनोडेंटेड लिगेंड थे नाइट्रोजन एटम ही है दोनों में, इसका हमारा लॉग बीटा वैल्यू क्या है 8.61, और जब हमने इथिलीन डायमीन से इसे रिप्लेस कर दिया निकल के साथ, इसका लॉग बीटा वैल्यू क्या हो गया 18.28। तो इससे हमें क्या क्लैरिटी होती है कि जितना ज़्यादा हमारे पास चिलेशन होगा उतना ज़्यादा हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ करती रहेगी। तो इसको इस इफेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स के वे में स्टडी करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स की कुछ रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको थर्मोडायनेमिक ओरिजिन ही पूछा जाता है चिलेशन इफेक्ट का। तो आप ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे। तो हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, -RT लॉग बीटा वैल्यू, और डेल्टा जी के दूसरा रिलेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा H0 - T डेल्टा S0। तो हमारा जो ये दो एग्जांपल्स हैं हम इसे इस रिलेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं। जितना लॉग बीटा वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा फिल होगा उतना ज़्यादा ये नेगेटिव होगा, जितना गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगा उतनी हमारी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हमने सिर्फ लॉग बीटा को थर्मोडायनेमिक वे में एक्सप्लेन करना हो तो आप इन दो इक्वेशंस को किस इक्वेशन से जस्टिफाई कर सकते हो, इस इक्वेशन से, डेल्टा G0 - RT लॉग बीटा, हायर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, उतना ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।
तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बीटा इंक्रीजेस जी बिकम मोर नेगेटिव जी कैन result for making delta H naught more negative, move for making delta H naught more positive। अगर आप इस रिलेशन को फर्दर इसमें मॉडिफाई करोगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पर हमने किसके साथ कंपैरिजन किया है, ये भी जिलेटिंग लिगेंड है और ये भी जिलेटिंग लिगेंड है। इथिलीन डायमीन को हमने ट्राइथिलीन डायमीन के साथ कंपेयर किया है। अभी ट्रेन किसे बोलोगे, ट्रेन कैसा लिगेंड है, ऐसा लिगेंड है ट्रेन, CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 और नीचे की तरफ CH2 CH2 NH2। अभी यहाँ पर डोनर साइड्स ध्यान से देखो, कितनी डोनर साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। हमारे पास 4 डोनर साइड्स होंगी। दैट मीन्स ये तो बेस्ट चिलेटिंग लिगेंड एक्ट करेगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि जितने ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड हमारे पास अटैच होते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे मेटल का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, और उतनी ज़्यादा हमारे कॉम्प्लेक्स क्या होता रहेगा, स्टेबल होता रहेगा। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, अभी हमने निकल अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ इथिलीन डायमीन अटैच किया, हमारा लॉग बीटा वैल्यू क्या है, 9.67 है। अभी नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिस्टम में, लेकिन हमारा लॉग बीटा वैल्यू क्या हो गया, 1.88। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर ऐड हो गया, क्योंकि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अभी तक हम ये सुनते आए थे कि जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड अटैच होते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, उतना ज़्यादा हमारा पर्टिकुलर जो हमारा जो फैक्टर जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, तो चिलेशन हमारे लिए पॉजिटिव था। तो अभी ये क्या हो गया, अभी हमने चिलेशन ऐड किया तो हमारे पास ये लॉग बीटा वैल्यू रिड्यूस हो गया। तो इसका रीज़न क्या है, इसका जो इस सिस्टम का जो डेल्टा एच वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास जो अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी की तरफ देखें, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास 3 और 1 4 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 7। तो इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी तो इंक्रीज़ कर रहा है पर फिर भी स्टेबिलिटी रिड्यूस क्यों हो रही है। अभी यहाँ पर सिमिलर वे में यहाँ पर भी देखो 1 और 2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो इसका मतलब इन रिएक्शंस के लिए हमारी जो एंट्रोपी वैल्यू है वो क्या है, फेवरेबल फैक्टर है, वो नेगेटिव, मतलब रैंडमनेस हमारे सिस्टम की क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर -T डेल्टा एस नॉट देखें तो वो तो नेगेटिव ही होना था। तो एंट्रोपी इन सिस्टम्स के लिए क्या है, फेवरेबल फैक्टर है। तो डेल्टा एच हमारी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन। जितना ज़्यादा आपका नो डाउट चिलेशन क्या है, मेटल को बाइंड करता है, लेकिन जितना बड़ा लिगेंड आप अपने मेटल आयन के साथ, छोटे से मेटल आयन के साथ अटैच करते रहोगे उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, और इसके रिजल्टिंग हमारा डेल्टा एच वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारी गिब्स एनर्जी वैल्यू भी कम इंक्रीज़ होगी, कम नेगेटिव होगी। इसलिए हमारा सिस्टम क्या होगा, इन टर्न क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यही पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ पर एंट्रोपी हमारे लिए फेवरेबल फैक्टर है, लेकिन ऑल दो हमारा स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे हम चिलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ओवरऑल, अगर आप चिलेशन को इंक्रीज़ करते रहते हो, एक सर्टेन एक्सटेंट ऐसा ऑब्जर्व होता है जहाँ पर चिलेशन हमारे लिए नेगेटिव साबित होती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट। मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट को भी हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने कम्प्लेक्स के साथ लिगेंड अटैच करते रहोगे, जितने बल्कि लिगेंड या अननेसेसरी, अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारे पास एक लिगेंड तो ये है CH2 CH2 NH2, राइट। ये तो इथिलीन डाइयोमीन है, ये कार्बन की ये चेन सही है, लेकिन अगर हम प्रोपाइल इथिलीन डायमीन लेना शुरू कर दें CH2 NH2 तो अभी जितना ज़्यादा ये नॉन पोलर पार्ट हमारे चेन के अंदर बढ़ता रहेगा, ये क्या कॉज करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन।
क्योंकि रिंग में डोनर एटम तो अल्टीमेटली हमारे नाइट्रोजन ही रहने वाले हैं, लेकिन इनका तो कोई रोल ही नहीं है। जितना ज़्यादा ये रिंग में क्रिएट होते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी रिंग अनस्टेबल होती रहेगी। इसलिए चिलेशन हर टाइम हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। जैसा जैसे आप बल्कि लिगेंड्स क्रिएट करते रहोगे अपने डोनर एटम के अराउंड, अगर हम यहाँ पर और भी अगर मैंने स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करना हो तो मैं एक यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकती हूँ, अगर NH2 की जगह में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, राइट। मेरा डोनेटिंग एटम तो फिर भी यही था, नाइट्रोजन CH3, लेकिन डोनर एटम के अराउंड ये बल्कि मिथाइल ग्रुप की वजह से अभी मुझे रिंग के साथ अटैच होने में क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी शेप को बेंड नहीं करेंगे, इनके बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब हर बार जैसे जैसे आप रिंग का साइज़ इंक्रीज़ करते रहोगे, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट हमारे लिए क्या करेगा, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, नेक्स्ट फैक्टर क्या ऐड हुआ है, चिलेट का रिंग साइज। अभी रिंग साइज को कैसे समझोगे, हमारे पास जो रिंग साइज हो सकता है, अभी अगर हम CH2 NH2 और यहाँ पर NH2, अभी ये क्या अटैच होंगे, मेटल के साथ अटैच होंगे। अभी हमारे पास तीसरा अगर हम प्रोपाइल इथिलीन डायमीन कंसीडर कर लें, CH2 NH2 NH2 और यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, मेटल अटैच कर दिया। अभी दोनों में फ़र्क देखो, ये कौन सी रिंग फॉर्म हो रही है, 5 मेंबर्ड, और ये कौन सी रिंग फॉर्म हो रही है, 6 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग, जब तक आपके पास इफ़ योर कॉम्प्लेक्स है नो अनसैचुरेशन। अगर आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, नो कंजुगेटेड सिस्टम, तब तक 5 मेंबर्ड रिंग क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ने मेटल के साथ चिलेशन, अगर चिलेटिंग लिगेंड है तो बाइडेंटेड दो डोनर साइड्स की तरफ से बाइंड कर लेंगी, लेकिन डिपेंड करता है बाइंड होने के बाद रिंग कौन से साइज़ की बनती है। इसका मतलब चिलेट रिंग साइज़ का इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, अगर 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग अगर आपके पास कंजुगेशन नहीं है। अगर आपके पास सिस्टम में, जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम है ना, तो इस केस में हमारी 6 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। क्योंकि अगर हमने स्टडी किया हो ऑर्गेनिक में, तो बेंजीन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है, उसका डीलोकलाइजेशन या उसकी प्रैक्टिस्टिक प्रॉपर्टीज़ रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है। इस वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो उसकी एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइक्लोपेंटाडाइनाइल और दूसरे कंपाउंड्स के कंपैरिजन, या साइक्लोहेप्टा कंसिडर कर लो या ऑक्टा कंसिडर कर लो, तो बेंजीन की एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या एग्जिस्ट करती है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट करता है, स्प्रेड अपॉन ऑल ओवर द रिंग सिमेट्रिकली, जिस वजह से 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट अब आपके पास कौन सा फैक्टर है, स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट में भी अगेन अगर आप बल्कि लिगेंड अटैच करते रहोगे ऑन द आइदर साइड ऑफ द डोनर एटम, जैसे मैंने इस एग्जांपल में डिस्कस किया, तो अब अभी डोनर एटम हमारा यही है, लेकिन आप यहाँ पर बल्कि ग्रुप अटैच कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा C2H5 अटैच कर दो या कोई भी, तो आप क्या कर रहे हो, स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट कर रहे हो अपने डोनर एटम्स के टुवर्ड, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती रहेगी। तो इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होता रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अभी हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में कैसे डिस्कस करोगे, अभी हमारे पास कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं हमारे पास, जैसे साइनाइड हो गया,
साइनाइड ने एक बार हमारे मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके साथ हमारे मेटल का क्या बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद साइनाइड के पास पाई स्टार ऑर्बिटल है। साइनाइड भी हो सकता है, कार्बोनिल भी हो सकता है। कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो मेटल का फिल्ड ही ऑर्बिटल है, ये फिल्ड में से इसे शेडिंग से शो करें। अभी जितना ज़्यादा आपकी मेटल के पास फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगी, बैक डोनेशन। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग इफेक्ट हमारे कॉम्प्लेक्स को क्या प्रोवाइड करेंगी, स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बैक डोनेशन होता रहेगा उतना ज़्यादा हमारे सिस्टम के अंदर कौन क्या डेवलप हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन करेक्टर, पाई बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया। जितना पाई बॉन्ड करेक्टर, अभी पहले तो सिर्फ सिग्मा था। अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया के पास भी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मेटल को डोनेट किया। अभी अमोनिया के पास 2d ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिस वजह से बैक डोनेशन नहीं होगी। अगर बैक डोनेशन नहीं होगी तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह गया। लेकिन यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया, सिग्मा बॉन्ड तो है ही, साथ में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स क्या बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज होता रहेगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट हमारे कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है ऑर्बिटल इफेक्ट। अभी ऑर्बिटल इफेक्ट कैसे हैं कि कौन से ऑर्बिट से हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें डी में हमारे T2G है और EG है। EG हमारी सिग्मा बॉन्ड को के लिए और T2G हमारे पाई बॉन्ड की डोनेशन के लिए इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो अभी डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्बिटल से डोनर एटम आप कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके ऑर्बिटल भी हमारी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ द आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंसीडर करते हो, हमें डिपेंड करेगा कि बाहर कौन सा आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो उसके बिहाव पर भी आप स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। हैंस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रिएक्शन इज यूजली इंश्योर्ड एंड if present outside the complex have tendency to enter the coordination sphere, they can do this at the expense of ligand already coordinated to the metal। तो हमारे पास लिटिल और नो टेंडेंसी, इसमें जो हमारे पास जो फैक्टर है नेचर ऑफ आयंस और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो कैसे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस करोगे तो हमारे पास हमारे सॉल्वेंट का रोल कैसा होना चाहिए। सॉल्वेंट का रोल दैट इज गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट। अभी हमारे पास वाटर भी गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है, और भी सॉल्वेंट है, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी वाटर का रोल बताती हूँ। जैसे अभी हमने कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया, जैसे मैंने NaCl का सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया। अभी क्या होगा, जैसे जो हमारे Na पॉजिटिव हैं उनको कौन सराउंड करेगा, ऑक्सीजन, राइट। वाटर के ये मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। और क्लोरीन को कौन सराउंड करेगा, H, वाटर का H की तरफ होगा, बाकी सारा वाटर तो ऐसे ही होगा, राइट। अभी ये इनका रोल क्या है, इनकी टेंडेंसी क्या है, NaCl को फार अपार्ट रखने की। अभी हमारे पास कोई सपोज करो हमने कोई X नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना है नया लिगेंड, तो अभी हमारा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको पाथ प्रोवाइड करेगा सो दैट वी एबल टू फॉर्म द बॉन्ड ऑफ NaOX। अगर ये वाटर गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट नहीं हुआ तो ये जल्दी मेटल इसको लीव नहीं करके जाएगा। तो इसका मतलब जो इनकमिंग हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, वो पहले इसके साथ बॉन्ड भी बनाए, बाद में इसको ईजिली लीव करके भी चला जाए, सो दैट न्यू प्रोडक्ट हमारे एग्जिस्टेंस में आ सके। रोल ऑफ pH, हर एक रिएक्शन पर्टिकुलर pH पर अक्कर करती है, तो इसका मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आप pH को कंसीडर करोगे तो उस हिसाब से हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उस रिएक्शन में पता चल जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर फैक्टर्स हैं। द अमाउंट ऑफ मेटल लिगेंड कोवलेंट करेक्टर हैज़ ऑल्सो बी फाउंड टू इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स। तो यहाँ पर देखो जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा हमारे कॉम्प्लेक्स के पास ऑलरेडी, उतना ज़्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप हमारे पास कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ करता है। तो इसी भी हाफ पे उसने ऑर्डर एक्सप्लेन किया है कि आयोडीन सिल्वर के साथ ज़्यादा बेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर फ्लोराइड। That's all about this chapter. We discuss another topic in our next video. Thank you so much.